हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर एंड स्केल। तो आज छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैंने प्रयास किया है कि आज मैं इसका टॉपिक का जो है एक समरी बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, ताकि आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जिसको आप एक बार करते के साथ ही बिल्कुल आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाए, आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी हो जाए, और आपसे किस तरह के एमसीक्यू जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं वो भी आपको सॉर्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर के बड़ा फ्रूटफुल और यूज़फुल वीडियो है। एंड तक देखिए और फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने है। और अगर इससे पहले कि आपने इकोनॉमिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक देखिए या फिर वीडियो को लास्ट तक ले जाइए और वहाँ से आप प्रीवियस जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ से उठा लीजिए, जहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स मिलेंगे यूनिट वाइज, जहाँ पर हमने एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल और डेप्थ के साथ डिस्कस किया है, उन कॉन्सेप्ट्स के साथ जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में रहती है ज़्यादा, जहाँ पर आपके मार्क्स होते हैं ज़्यादा स्कोरिंग, उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग टच करते हैं और उनका एडवांटेज भी मिलता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम में। तो बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ और देखते रहिए यूं ही हमारी लगातार ये सीरीज़, जो कि कंटिन्यू रहेगी आपके एग्ज़ाम तक और उसके बाद आपके रिजल्ट तक भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है ना। जब हम या एज अ प्रोड्यूसर आप मान करके चलिए कि आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। अब आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। मान के चलिए आपको कोई डिब्बा बनाना है। क्या बनाना है, आपको कोई डिब्बा बनाना है। अब डिब्बा बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, बोलो क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले कहोगे सर पैसा पैसा पैसा, सर पैसा चाहिए सबसे पहले। मैंने कहा चलो दिया, अब क्या करोगे उस पैसे का, तो आप कहोगे सर मशीन खरीदेंगे। अच्छा और क्या करोगे, और सर मटेरियल खरीदेंगे। और क्या करोगे, सर लेबर रखेंगे। और क्या रखोगे सर, और उसका फिर प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट उसमें, और वो आगे बहुत सारी चीज़ें। तो मेन सबसे ज़्यादा दो चीज़ें क्या चाहिए, एक तो आपको कैपिटल चाहिए, एक आपको लेबर चाहिए और एक आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब एक बात बताओ, एक बात मुझे बताना, आपने एक्स वॉल्यूम का रॉ मटेरियल खरीदा, एक्स केजी, ठीक है। क्या खरीदा आपने, एक्स केजी आपने मटेरियल खरीदा, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बता देता हूं कि आपने एक्स केजी मटेरियल खरीदा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्शन लगभग लगभग जो है 100 यूनिट हो रहा है ना। एक्स पर कितना हो रहा है, 100। एक बात बताओ, अगर आपको अपना प्रोडक्शन माने अपना आउटपुट बढ़ाना है तो क्या आप मशीन भी इंक्रीज करोगे, या केवल आपको रॉ मटेरियल और लेबर को ही इंक्रीज करने से काम चल जाएगा। सर लेबर और रॉ मटेरियल इंक्रीज करने से काम चल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है। अच्छा क्या मशीन फिर कभी चेंज नहीं होगी, सर चेंज तो होती ही होंगी। तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक शॉर्ट रन पढ़ेंगे और एक लॉन्ग रन पढ़ेंगे। दोनों चीज़ों को सही से हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है कि कितनी इनपुट लगाने के बाद मुझे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा, प्रोडक्शन कम करना है तो मुझे क्या करना होगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। जैसे अभी हमने कंज्यूमर के बारे में पीछे डिस्कशन किए थे, वैसे ही अब हम प्रोड्यूसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो भी हम फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन किसको रेफर कर रहा है, एक रिलेशनशिप को रेफर कर रहा है जिसमें फिजिकल इनपुट का यूज़ किया जाता है ताकि हम फिजिकल आउटपुट जनरेट कर सकें। तो अब फिजिकल इनपुट में दो चीज़ें आती हैं, जिसमें से पहली चीज़ क्या है हमारी बेटे, पहली चीज़ हमारी लेबर है, जो कि हमने एक ही लिया है, एक ही, और एक हमारा कैपिटल है। क्या है, एक हमारा कैपिटल है। तो लेबर को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ और कैपिटल को मैं के से डिनोट कर रहा हूँ, और क्यू एक्स जो है यहाँ पर वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट,
आउटपुट ऑफ कॉमोडिटी एक्स, ये एफ किसको डिनोट कर रहा है, एफ डिनोट कर रहा है फंक्शन को, और लेबर से एल हो गया और कैपिटल का के हो गया। क्लियर है ये वाली बात। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हमने पीछे डिस्कशन किया कि कुछ चीज़ें हमें फ्रिक्वेंटली चेंज करनी होती हैं, जैसे लेबर और रॉ मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि एक तो हमारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं और एक हमारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं। इसको मैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के थ्रू जो है बात करना चाहता हूँ। देखिए, शॉर्ट रन माने जो कि लेस देन द 12 मंथ है। कितना है, लेस देन द 12 मंथ। और लॉन्ग रन क्या है, विच इज़ द मोर देन द 12 मंथ, विच इज़ मोर देन द 12 मंथ। अच्छा, एक बात देखो, है ना, एक बात देखो, अगर एक साल में, है ना, मुझे अपना प्रोडक्शन क्या करना है, बढ़ना है, मेरे को क्या करना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। माने मुझे क्यू एक्स को क्या करना है, क्यू एक्स को मुझे इंक्रीज़ करना है, तो क्यू एक्स को मुझे क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो मुझे लेबर को क्या करना पड़ेगा, बोलो, प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पर कैपिटल जो होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। लेकिन लॉन्ग रन में अगर मुझे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मुझे लेबर तो इंक्रीज करनी ही करनी होगी, साथ में मुझे कैपिटल में भी चेंजेस करने होंगे। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, सब कुछ कैसा होता है, शॉर्ट ही होता है, वेरिएबल ही होता है। लेकिन जो हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक फैक्टर जो होता है वो वेरिएबल होता है और एक फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि हमारी जो जर्नी है और जो मेरी बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आई होंगी, है ना। अगर समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप वीडियो किस टाइम पर देख रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम शॉर्ट रन की। तो शॉर्ट रन में मैंने क्या कहा कि हमारी जो कैपिटल है वो कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, लेकिन हमारी जो लेबर है उसमें क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि मेरी कैपिटल पहले क्या कर रहा था, मैं क्यू एक्स के लिए मैं किस चीज़ का यूज़ कर रहा था, मैं OL1 तो इसका यूज़ कर रहा था, प्लस ओके इसका यूज़ कर रहा था। लेकिन अगर मुझे अपना प्रोडक्शन क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, OL से OL2 पर शिफ्ट करना होगा। लेकिन मेरी जो कैपिटल होगी उसमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर एक बहुत सीधी सी बात देख सकते हो कि यहाँ पर जो कैपिटल है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट है। जबकि जो लेबर है और जो मटेरियल है उसमें हम चेंज कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर लेबर और मटेरियल की आपने दोनों क्यों, हमें केवल एक ही वेरिएबल को कंसिडर करना है। क्या ये बात समझ में आ गई। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किस कंडीशन में हमारा जो एक फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है और जबकि जो दूसरा फैक्टर है वो क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ऐसा काम होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाओगे कि पहले जब मुझे क्यू एक्स का प्रोडक्शन करना था तो मैं क्या यूज़ कर रहा था, मैं OL1 प्लस OK1 का यूज़ कर रहा था। लेकिन जब मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा तो मेरी जो इनपुट्स हैं वो इंक्रीज होकर के OL1 से OL2 पर शिफ्ट हो गई और OK1 से OK2 पर क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरी कैपिटल में भी चेंज हो रहा है और मेरी जो है लेबर में भी चेंज हो रहा है। और इसको इसीलिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो चेंज होगा वो कांस्टेंट रेट पर होगा, इसलिए इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है। और इसी में हम जो पढ़ेंगे वो रिटर्न टू, इसको देखिए रिटर्न टू अ फैक्टर जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे उसमें
शॉर्ट रन में, और रिटर्न टू अ स्केल जो हम पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि रिटर्न टू अ स्केल जो फैक्टर है वो किस में आता है ना, रिटर्न टू अ स्केल किस में आता है, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, दोनों में, या दोनों में से कोई नहीं। तो लॉन्ग रन में हम रिटर्न टू अ स्केल स्टडी करते हैं, जबकि शॉर्ट रन में हम फैक्टर को जो है स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में देखिए, लॉन्ग रन में हमें क्या करना होता है, लॉन्ग रन में हमें सारी जो पोजीशंस हैं उन सब का ध्यान रखना होता है। हमें ये पता होता है कि आने वाले समय में 5 से 7 साल के बाद मेरी लगभग सभी चीज़ों में क्या होगा, वेरिएबल हो जाएंगी, सभी चीज़ों में मुझे अपने चेंजेस लेकर के आने होंगे। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक टर्मोलॉजी आती है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट का मतलब है कि आपने जितना प्रोडक्शन किया, आपने कुछ इनपुट्स लगाने के बाद आपने जो टोटल आउटपुट जनरेट किया है उसको क्या बोला जाता है, टोटल प्रोडक्ट बोला जाता है। इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी फिजिकल यूनिट में आता है। अब मैंने आपसे कहा कि 10,000 यूनिट है ना, कितनी, 10,000 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करी, तो ये क्या हो गया, ये टीपीपी हो गया। ये क्या हो गया, ये टीपीपी हो गया, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन किस में है, यूनिट में है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि मैंने 10,000 रुपये में इन यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, तो ये जो होगा ये हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनी की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर क्वांटिटी। तो जहाँ पर टोटल क्वांटिटी की बात होगी उसे ही टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहा जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरी कहानी क्या है कि टोटल प्रोडक्ट के अंदर एक फैक्टर जो होगा वो वेरिएबल होगा, और एक फैक्टर क्या होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन दोनों फैक्टर को मिला करके हम जितना प्रोडक्शन करते हैं, क्या कहा मैंने, एक फैक्टर जो वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है जैसे लेबर, एक फैक्टर जो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है जैसे कैपिटल, इन दोनों के सम्मिश्रण करके, माने इन दोनों को मिला करके जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हम टोटल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, टोटल प्रोडक्ट बोला जाता है। और जब हम टोटल प्रोडक्ट की एडिशनल यूनिट है ना, जब हम कोई भी प्रोडक्शन की या किसी भी प्रोडक्ट की एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब क्या होता है, यही तो होता है ना। तो मार्जिनल रिटर्न, तो इसको बोला जाता है मार्जिनल फिजिकल रिटर्न। इसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल फिजिकल रिटर्न, MPP, या मार्जिनल रिटर्न भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे मान के चलिए एक लेबर पर है ना, यह आपकी लेबर है और यहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो 20 यूनिट का। 2 लेबर पर आपने अपना प्रोडक्शन कर लिया 24 रुपये का, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना आ गया निकल करके, 4 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, आपने ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है 24 रुपये वाली, इस कंडीशन को हम कहेंगे TPN-N, TPN, इसको क्या बोलेंगे हम, TPN, है ना। और जबकि जो इससे ऊपर वाली कंडीशन है, ये n है तो ये n-1 होगा, ऊपर वाली 1 माइनस हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे TPN-1। तो TPN में से जब TPN-1 माइनस करेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू निकल करके आएगी वही क्या कहलाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट। ये वाली बात क्लियर हो गई? क्लियर है ये वाली बात? इसके बाद आता है एवरेज प्रोडक्ट। जब हम लेबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एवरेज। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी हैं। कितनी क्वांटिटी हैं, 20 क्वांटिटी हैं। इसको मैंने 1 से डिवाइड करा तो मेरे पास आया 20। यहाँ पर मेरी कितनी क्वांटिटी है, टोटल 24 क्वांटिटी है। इसको मैंने 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आया, 12। तो ये क्या है, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। बोलो, अगर यहाँ तक चीज़ें तीनों क्लियर हो रही हैं, सॉर्टेड हो रही हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न टू अ फैक्टर, है ना। इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट टू अ रिटर्न और अ फैक्टर भी बोलते हैं। क्या ये वाली बात क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे किसी भी वेरिएबल में, किसी भी फैक्टर में जो हमने एज अ इनपुट लगाया है, उसके कारण जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, या देखो 2 चीज़ें हैं, एक कि हमारा जो इनपुट हमने लगाया है और वो वेरिएबल है ना, 2 कंडीशन पूरी करना चाहिए।
एक तो वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इनपुट। तो अगर हमने किसी भी वेरिएबल इनपुट को अगर हमने लगाया है और उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है, ध्यान से सुनना, वेरिएबल इनपुट में अगर कोई चेंज आ रहा है और हमारा जो फैक्टर है, हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो कांस्टेंट है, तो उसी ही को बोला जाता है रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अब इसमें ये कहता क्या है, ये कहता है कि जैसे जैसे आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपका जो वेरिएबल फैक्टर है, जैसे जैसे उसमें बदलाव होगा वैसे वैसे आपके प्रोडक्शन में भी क्या होगा, बदलाव होगा, आपके आउटपुट में भी क्या होगा, बदलाव होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? तो अब इसको हम टेबुलेशन फॉर्मेट में देख लेते हैं। देखो, फिक्स्ड लैंड क्या है हमारा, लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर है। लैंड हमारा क्या है बेटे, लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर है। तो आप देख सकते हो कि लैंड हमारा अगर फिक्स्ड फैक्टर है तो हमने इसको फिक्स किया हुआ है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्या यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अगर ये वाली बात आपके चीज क्लियर हो गई है मेरे बच्चे, तो लेबर हमने कहा पहले कोई लेबर काम नहीं कर रही थी, फिर एक लेबर है, फिर 2 3 4 5 6, मतलब हर बार हम एक लेबर को क्या कर रहे हैं, इनक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, देखो लैंड की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब हमें केवल दो ही चीज़ों को कंसीडर करना है, एक तो लेबर को और एक टोटल प्रोडक्ट को। देखो जीरो, अगर लेबर ही नहीं है तो काम भी नहीं होगा, बहुत सीधी सीधी सी बात है। एक व्यक्ति को हमने हायर करा तो उसने कितनी यूनिट बनाई, 6। 2 व्यक्तियों ने मिलकर के कितनी बना दी, 20। 3 व्यक्तियों ने कितनी बना दी, 48। 4 व्यक्तियों ने कितनी बना दी, 72। 5 लोग, एक को और रख लिया तो कितनी बना दी, 80। एक को और रख लिया तो कितनी बना दी, 84। एक को और रख लिया तो अब क्या हो रहा है, देखो हर चीज़ की ना अपनी एक लिमिट है। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे थे हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन अब वो अपनी लिमिट क्या कर गया, क्रॉस कर गया। तो अब प्रोड्यूसर को ये लग गया कि भाई यहाँ पर जो कहानी है वो उल्टी हो गई है। उल्टी क्यों हो गई है कि यहाँ पर हमने एक पर्सन को इंक्लूड तो कर दिया लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट नहीं निकल करके आया। इसका मतलब ये है कि ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पर हम अपनी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल जिस व्यक्ति को हमने नया रखा है उसे किस काम के लिए रखा गया है। क्लियर है ये वाली बात? और अगर उसकी ड्यूटी, उसके गोल्स, उसके टारगेट्स डिसाइडेड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो बाकी के जो लोग हैं जिनके टारगेट डिसाइडेड हैं उन लोगों के काम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो वही हुआ, हमने एक और एम्प्लॉय को सजेस्ट कर लिया और हमारा प्रोडक्शन जो बढ़ रहा था वो क्या हो गया, घट रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। देखो अगर हम इन दोनों की बात करें तो कितना चेंज आ रहा है, तो आप कहोगे सर 14 यूनिट का। बहुत बढ़िया। इन दोनों में कितनी यूनिट का चेंज आ रहा है, तो आप कहोगे सर 28 का। अरे 14 से सीधा 20। अगर आप इन दोनों की बात करोगे तो कितना चेंज आ रहा है, तो 48 और 4 52, 52 और 20। देखो पहले 14 का चेंज आया, फिर कितने का, 28 का, फिर कितने का आया, 24 का, अब कितने का आया, 8 का, अब कितने का आया, 4 का, अब कितने का आया, 0 का, और अब कितने का आया, -4 का। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले जब हमारा टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा था तो वो क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा था। कैसे बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था, है ना। पहले 14 हुआ, 14 से सीधा 28, डबल, है ना। फिर क्या हुआ, फिर बढ़ा, ऐसा नहीं है बढ़ा लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ा, है ना। बढ़ा लेकिन क्या हुआ, घटते हुए क्रम में बढ़ा, है ना। फिर और क्या हो गया, फिर और कम हो गया लेकिन स्टिल इट इज़ पॉजिटिव, है ना। फिर क्या हुआ, फिर और कम हो गया, फिर 0 चला गया, और फिर क्या हो गया, वो नेगेटिव में चला गया। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो पहले 6 था, 24 20 हो गया, बढ़ गया, 14 यूनिट बढ़ा, फिर 28 यूनिट बढ़ा लेकिन कितना, 28। फिर भी बढ़ा, 24 यूनिट बढ़ा लेकिन बढ़ा तो
फिर 8 यूनिट बढ़ा, फिर भी बढ़ा, फिर 4 यूनिट बढ़ा लेकिन बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वो 14 और 28 यूनिट से बढ़ा था एकदम से, और फिर वो बढ़ तो रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो इसीलिए अगर आप इस कर्व को देखोगे तो ये यहाँ से शुरू होकर के, है ना, ये यहाँ से शुरू होकर के आगे बढ़ता हुआ जब चला तो हमने इसको एक चीज़ ये समझ ली कि भाई यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक ये इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। यहाँ तक क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। और ऐसी शेप को हम किस शेप का नाम कहते हैं, कॉन्वेक्स शेप कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बढ़ा तो सही, देखो आगे बढ़ तो रहा है, मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ, इससे आगे वो बढ़ तो रहा है लेकिन, स्क्रीन ले लेता हूँ, इससे आगे वो बढ़ तो रहा है लेकिन यहाँ पर वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तक वो अब देखो ये वाली शेप आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर वो बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। और जब डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है तो हमारी जो, अब देखो पहले वाली शेप जो थी, है ना, एक सेकंड देना भाई, पहली वाली जो शेप थी वो आपकी इस तरह की बनी हुई थी, ये वाली, इस शेप को नाम दिया जाता है कॉन्वेक्स। अब जो आपकी शेप निकल करके आ रही है वो कौन सी निकल करके आ रही है, ये वाली, इस शेप को नाम दिया जाता है कॉनकेव। इस शेप को नाम दिया जाता है कॉनकेव। तो कई बार ये शेप भी पूछ लेता है। तो दो कर्व हो गए यहाँ पे। अब तीसरा क्या हो रहा है, तीसरे में देखोगे तो वो क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कर्व डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ये यहाँ से कहाँ पर चला गया, यहाँ पर कांस्टेंट रहा, और जैसे ये कांस्टेंट रहा ये क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब आप इस ओवरऑल को जब देखोगे तो ये एक आपको ये वाली शेप में नजर आएगा। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको, है ना, भाई ये ऐसे शुरू हो रहा है और हमारा जो एस है वो ऐसे शुरू होता है। यस और नो, यस और नो। तो फटाफट से अब ये बता दो कि क्या इसको इन्वर्ट, उल्टा एस, है ना, उल्टा एस कहा जा सकता है। तो आप कहोगे यस सर। तो यहाँ पर 3 कंडीशन जो है हमारे वो समझ में आ गई कि सर एक तो हमारा जो कर्व है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर सर वो हमारा डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा, और फिर सर तीसरी बार में वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है वो क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली कहानी क्लियर होगी। अब टोटल प्रोडक्ट से हम एमपी पर जा रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट से हम एमपी पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि पहले एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद घटना शुरू हुआ, फिर 0 हुआ, और फिर वो कहाँ पर चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो एमपी, ये एपी है। तो एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में जब हम बात करेंगे तो बेटे एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि एमपी क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर वो घट रहा है, फिर वो 0 तक जाता है, और फिर वो नेगेटिव चला जाता है। इसका क्या मतलब होता है, अब देखो इसका मतलब ये है कि जब हमारा टीपी टोटल प्रोडक्ट, यहाँ से जब हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन पहली स्टेज में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा, अब देखो जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूं तो इसको मैं एस दे देता हूं और इसको मैं आर दे देता हूं। देखो एस आर वाला जो कर्व है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो हमारा यहाँ पर जो है एस डैश और आर डैश ले लो। क्या ले लो, एस डैश ले लो और आर डैश ले लो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो टीपी है अगर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब लेकिन यहाँ पे आर से टी पर चले जाओ। आर से टी क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। तो हमारा आर से टी डैश तक जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। और जहाँ पर ये हमारा जो मैक्सिमम होगा, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा। यस, एग्री विद दिस, क्लियर हो रहा है। और जैसे ही तीसरी सिचुएशन में हमारा कर्व पहुँचेगा तो एक चीज़ ये होगी कि हमारा जो
टोटल प्रोडक्ट कर्व है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो कैसा हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 3 स्टेज हैं इसकी, यस और नो। अब यहाँ पर एक रिलेशन और भी हमको समझनी है। ये भी तो अभी हमने 2 रिलेशन पढ़ी है, टीपी और एमपी की। अब हम पढ़ रहे हैं एमपी और एपी की। तो जब हम एमपी और एपी को देख रहे हैं तो एक चीज़ बेटा ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो एपी है वो क्या, जैसे जैसे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो बढ़ रहा है और अपने हाईएस्ट पर है। हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है? अपने हाईएस्ट पर है, हाईएस्ट पर जाता है। किस पर जाता है? हाईएस्ट पर जाता है। तो हमारा जो, या कह लीजिए कि है ना, या हाईएस्ट ही कह लीजिए, है ना। तो हमारा जो ये कर्व है ना, हमारा जो एपी है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनो, एग्री विद दिस। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो क्या होने लग जाता है? डिक्लाइन होने लग जाता है ना। क्या होने लग जाता है? डिक्लाइन होने लग जाता है। तो हमारा जो एपी है वो भी क्या हो जाता है? नीचे की तरफ झुकने लग जाता है। और जब हमारा जो एमपी है वो माइनस रहता है, लेकिन स्टिल एपी क्या है? हमारा पॉजिटिव है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एपी जो है वो टीपी के साथ साथ चलता रहता है। क्लियर है? यहाँ तक 3 कर्व जो हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से डिस्कस कर लेंगे कि अगर एपी और एमपी का रिलेशन क्या है, कि अगर एमपी बढ़ रहा है, अगर एमपी ज़्यादा है एपी से, तो एपी क्या होगा? बढ़ेगा। देखो यहाँ पर एपी और एमपी, एपी ज़्यादा है, क्या है? हमने क्या पढ़ा है? अगर एमपी ज़्यादा है एपी से तो एमपी क्या है? ये एमपी है और ये क्या है? ये एपी है। तो एमपी ज़्यादा है कि एपी ज़्यादा? तो आप कहोगे एमपी ज़्यादा। तो अगर एमपी एपी से ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर एपी जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है? अगर एपी और एमपी जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। माने ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर हमारा जो एमपी है वो किसके इक्वल है? एपी के इक्वल है। तो हमारा इस पोजीशन पे जो एपी का कर्व है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये लगभग कांस्टेंट वाली कंडीशन मानो। ठीक है। और जैसे ही हमारा एपी कर्व जो है ऊपर हो जाएगा, माने एपी कर्व बड़ा हो जाएगा एमपी से, या एमपी कर्व छोटा हो जाएगा किससे? एपी से, तो हमारा जो एपी कर्व है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर कंडीशंस बनती हैं और आपके सामने कंडीशंस रखी जाती है कि बताइए अगर ये सिचुएशन आपके सामने है तो क्या करेक्ट आंसर होगा। और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपकी इस पर प्रैक्टिस होगी। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं टीपी और एमपी की। तो हमने पढ़ा था कि टीपी इंक्रीजिंग रेट पर अगर बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, टीपी डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा तो एमपी क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टीपी अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा तो एमपी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर टीपी डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ये वाला, तो हमारा जो एमपी है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके बाद टीपी और एपी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि टीपी बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ रहा है। टीपी डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है तो एपी भी तब भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, ये स्टिल ये यहाँ पर बढ़ रहा है भैया, सुनो। लेकिन जब हमारा टीपी फेल होना शुरू होगा तो हमारा जो एपी है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा? गिरना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये गिरना शुरू हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है? गिरना शुरू हो रहा है। बट स्टिल एपी विल नॉट बिकम 0। एपी क्या होगा? एपी फिर भी 0 नहीं होगा, बट स्टिल इट विल बिकम पॉजिटिव। ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब ऐसे ही आपको भी रहना है ना। अब ऐसे ही क्या रहना है? आपको भी रहना है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर ये देखो, ये कर्व छुप गया था। ठीक है, ये कर्व छुप गया था। मैं इसको एक बार दोबारा से जो है सारा का सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फटाफट से यहाँ पे, ठीक है। देखो कहानी बहुत सिंपल है। एपी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, यस और नो? यस, एपी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, यस। एपी क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। तो हमारा जो एमपी है वो भी क्या होगा? अपने
रेट से, उसी रेट से जो है वो आगे बढ़ेगा। यस और नो। और उस कंडीशन में एक सेकंड देना ज़रा, मैं पेन अलग अलग ले लेता हूँ तीनों के लिए। अगर हमारा जो एमपी है टीपी, ये टीपी है, अगर हमारा टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, देखो सीधा ऊपर जा रहा है ना, तो पहली बात तो ये कॉन्वेक्स होगा, तो इसके साथ साथ में हमारा जो एमपी कर्व है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यस और नो, एग्री विद दिस। तो अगर हमारा टीपी बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ेगा। और तीसरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से समझना, और हमारा जो एपी है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखो ये वो बढ़ रहा है। यस, एग्री, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो यस, समझ में आ रहा है ना। तो पहली कंडीशन क्या है कि टीपी अगर इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, और एमपी अगर बढ़ेगा तो एपी भी बढ़ेगा। ठीक है, यस, क्लियर कहानी, दैट्स एपी। तो तीन रिलेशन यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। टीपी अगर इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, और अगर एमपी बढ़ेगा तो एपी भी बढ़ेगा, अगर टीपी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा तो एपी भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस कंडीशन में तीनों ही चीज़ें क्या होनी है, बढ़नी है। दूसरी कहानी, इसके बाद जो टीपी है वो डिक्रीजिंग रेट से जो है बढ़ेगा। यस, इट्स इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, वो घटते हुए क्रम में आगे बढ़ रहा है, वो घटते हुए क्रम में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये इसका दूसरा फेज है, यहाँ से क्या हो गया, उसका दूसरा फेज शुरू हो गया। और जब हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, दोबारा सुनो, जब हमारा जो टीपी है वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है तो हमारा जो एमपी है, हमारा जो एमपी है वो क्या होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। बोला यस, हमारा जो एमपी है वो क्या होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। और जब हमारा एमपी गिरना शुरू हो जाता है तो हमारा जो एपी है वो कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट रहना शुरू कर देता है। यस, तो टीपी अगर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, तो एमपी क्या होगा, गिरेगा, और एमपी अगर गिरेगा तो एपी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और तीसरी और लास्ट स्टेज ये है कि अब एपी गिरना शुरू हो गया, और जब एपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है तो साहब हमारा एमपी साहब नेगेटिव माइनस में चले जाते हैं। और जैसे ही एमपी हमारे नेगेटिव में चले जाते हैं तो हमारा एपी भी किस में चला जाता है, गिरने की ओर चला जाता है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तीनों कंडीशंस में अगर टीपी गिरेगा तो एपी भी गिरेगा, और एमपी तो इतना गिर जाता है कि वो गर्त में चला जाता है, बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है। और एक कहानी और यहाँ पर समझने वाली है जो बहुत ही प्यारी है, और आप जब इसको समझेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये कहेगा कि ये जो है टीपी इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो ये चार चीज़ें हैं जो आपने इसमें पढ़ी हैं, और वही चार चीज़ों को मैंने इसमें जो है एज अ समरी लिखा हुआ है। तो आप इसको कैप्चर कर लो, आप इसको लिख लो, व्हाटएवर यू वांट, जो भी मन कर रहा है कर लो। बट अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी आपके नोइंग है सबके साथ क्या कर दो, शेयर कर दो। और ये जो वीडियोस हैं ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये केवल स्पेसिफिकली इसके लिए है। जो भी इनको पढ़ेगा उसका उद्धार हो जाएगा, ये तय है। अगर आपके सिलेबस में ये वाले पार्ट्स हैं, ये वाली यूनिट्स हैं, इन चैप्टर्स के नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो 1 to all आप किसी भी लेवल पर हो वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है कहानी। इसके बाद ये जो हम पढ़ रहे थे, हम रिटर्न टू अ फैक्टर पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे रिटर्न टू अ स्केल। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, ये तो एक ही स्लाइड है।
इसमें क्या कहानी आप बताओगे, ना इसमें कुछ लिखा हुआ है ना इसमें कुछ हो रहा है। तो अभी तक हम जो चेंजेस कर रहे थे वो लेबर में कर रहे थे, जो शॉर्ट टर्म वेरिएबल था, लेकिन अब जो हम चेंजेस करेंगे वो हम लॉन्ग रन बेसिस पर करेंगे। किसके बेसिस पर करेंगे? लॉन्ग रन बेसिस पर करेंगे। तो अब यहाँ पर सब कुछ वेरिएबल है, यहाँ तक कि कैपिटल और लेबर सब कुछ चेंज होगी। 5 साल बाद मैं अब अपनी कंपनी को क्या कर रहा हूँ? अपग्रेड कर रहा हूँ। तो मेरी लेबर 10 गुना हो गई है और मेरी जो कैपिटल है वो 50 गुना हो गई है। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, तो अगर अब यहाँ पर केसेस 3 निकल करके आते हैं कि जितना आप इनपुट लगा रहे हो, या तो उससे माने देखो, आपने 10 रुपये लगाया, समझ के चलना, आपने 10% लगाया, है ना, तो आपको आपका जो आउटपुट है वो 60% से इंक्रीज हो गया। कितना लगाया आपने? 10% लगाया, लेकिन इंक्रीज कितना हो रहा है? 60%, 6 गुना। आपने 10% लगाया, कितना परसेंट लगाया? जल्दी बोलो, 10% लगाया, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो है बढ़ रहा है, लेकिन वो कितना ही बढ़ा है? 10% बढ़ा है। और यही तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने 10% अपना जो है इनपुट से बढ़ लगाए हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो केवल 5% बढ़ा है। इसका मतलब आपने इनपुट ज़्यादा लगाए हैं लेकिन आपका रिजल्ट बहुत कम आया है। तो वहाँ पर हम जब बात करते हैं तो कैपिटल और लेबर दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप समझो कि ए कर्व एक ही है, लेकिन 3 कंडीशन है और तीनों अलग अलग डिफाइन कर रही हैं। एक जगह पर आप देखोगे कि सर प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, यहाँ पर 100 था, यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 300 था, 101%, यही बात है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कहानी वही है। देखिए, आपने कुछ इनपुट लगाए, आपने क्या किया? आपने कुछ इनपुट लगाए, तो उसमें आपको एक बार में तो आपको बहुत बड़ा आउटपुट मिला, किसी को कम आउटपुट मिला और किसी को कांस्टेंट आउटपुट मिला। तो यहाँ पर 3 कंडीशन होती है, एक तो इंक्रीजिंग ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न होता है, कांस्टेंट होता है, एक डिक्रीजिंग। जैसे इंक्रीजिंग में अगर हम बात करें कि आपने जो परसेंटेज चेंज किया है वो 100% किया है, लेकिन आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट चेंज है भाई 260% से बढ़ गया। आप 1 रुपया लगा रहे थे, वो 5 रुपये बन गए। समझ में आ गई बात? आपने 1 रुपया लगाया, कितने में कन्वर्ट हो गया? वो 5 रुपये में। यस, सो क्लियर हो गया। दूसरी कहानी में क्या? आपने 5 रुपये लगाया और 5 रुपये आपको मिल गए। यस और नो? एग्री? कांस्टेंट। और आपने 5 रुपये लगाए, 3 रुपये वापस आपको मिले। इसका मतलब नुकसान हो गया कि आप इनपुट तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, लेकिन आउटपुट आपका उस रेशो में नहीं आ रहा है। बस इसी के साथ हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की समाप्ति करेंगे और इस यूनिट की समाप्ति करेंगे। आगे हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी नोइंग हैं, जितने भी, सब जगह वीडियो को फैला दो, सब जगह वीडियो को घुमा दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज योर्स। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।